आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि। तो पृथ्वी पर 70% जो है सो जलीय भाग है तथा 30% स्थलीय भाग पाया जाता है। इस आकृति में देख सकते हैं पृथ्वी है भू आभ आकार का। इसमें 70% जलीय क्षेत्र है, महासागरों से भरा हुआ है, और 30% है स्थलीय क्षेत्र यानी कि भूमि, जिस पर सारे देश अवस्थित हैं। तो पृथ्वी पर समुद्र है, नदियां हैं, वनस्पति, सड़कें, आवास, इमारतें, स्कूल, चारागाह, फसलें इत्यादि विद्यमान हैं। सभी किस पर हैं? तो पृथ्वी पर विद्यमान है। अगला टॉपिक है भू उपयोग वर्गीकरण। तो भू राजस्व विभाग द्वारा इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। भू राजस्व विभाग क्या है? तो प्रस्तुत क्षेत्रफलों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, कम या अधिक हो सकता है। और सर्वेक्षण विभाग से कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है, यह अस्थायी होता है। तो पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया। तो वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों अलग हैं। वन क्षेत्र अलग होता है और वनों के अधीन क्षेत्र अलग होता है। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन होता है वन के अधीन क्षेत्र में, और भू राजस्व अभिलेखों द्वारा इसे सतत अपनाया गया है। दूसरा है बंजर या व्यर्थ भूमि, बैरेन एंड वेस्टलैंड। तो वह भूमि जो भौतिक दृष्टि से कृषि के अयोग्य है, मतलब कृषि के लिए योग्य नहीं है, जैसे वन, उबड़ खाबड़ भूमि एवं पहाड़ी भूमि, रेगिस्तानी एवं अपर्दित खंड भूमि, यह सब बंजर या व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो इसमें ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियां आएंगी, अवसंरचना आएगा जैसे सड़क, रेल, ऐसा, और मंदिर और दुकानें, ये सब गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है। चौथा अस्थायी चारागाह क्षेत्र, तो साझा संपत्ति संसाधन इसके अंतर्गत आता है, और ग्राम पंचायत या सरकार की स्वामित्व की भूमि। पांचवा है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। इसमें बोए गए क्षेत्रों में शामिल करना है, और उद्यान या फलदार वृक्ष लगाए गए हों। इस प्रकार की अधिकतर भूमि निजी स्वामित्व की होती है। जो बगीचे उगीचे होते हैं वह विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत आते हैं। फिर छठा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो यह वह भूमि होती है जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक व्यर्थ पड़ी है। इस भूमि को कृषि तकनीकी के जरिए कृषि योग्य के बनाया जा सकता है। अगला है वर्तमान प्रतिभूमि। तो वह भूमि जिस पर 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की जाती है। यह भूमि की उर्वरता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है। फिर अगला है पुरातन प्रतिभूमि। तो वह भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम के लिए खेती हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, वह पुरातन प्रतिभूमि कहलाता है। अगला है निवल बोया क्षेत्र। तो किसी कृषि वर्ष में बोया गया कुल फसल क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोया क्षेत्र या निवल बोया क्षेत्र, जिस भूमि पर फसलें लगाई और काटी जाती है उसे निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। तो जोते एवं बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र तथा शुद्ध क्षेत्र का वह भाग शामिल किया जाता है जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया गया हो। अगला है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। तो समय के साथ आर्थिक क्रिया में बदलाव आता है किंतु भूमि का क्षेत्र निश्चित रहता है। भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के
तीन परिवर्तन हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है। जैसे अत्यधिक भूमि पर दबाव होता है, जनसंख्या बढ़ता है तो प्रौद्योगिकी बढ़ता है, आय बढ़ता है। दूसरा है, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव होती है। लोग प्राथमिक क्रिया के छोड़ के द्वितीयक और तृतीयक में जाते हैं और विकासशील देशों में तीव्र परिवर्तन होता है। तीसरा है, समय के साथ कृषि निर्भरता कम होने से अर्थव्यवस्था में कृषि का जीडीपी में योगदान कम होते जाता है। वर्तमान में 17% था। इसमें पहला है कि प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। फिर वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वर्तमान समय में वन क्षेत्र अधिक है और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र अधिक है। औद्योगिक विस्तार हो रहा है और अवसंरचना का विस्तार हो रहा है। वर्तमान में प्रति भूमि अधिक है और वर्षा की अनियमितता है, यानी कि वर्षा नियमित समय में नहीं होती है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती भूमि की मांग के कारण कृषि योग्य प्रति भूमि में कमी आई है। इस टेबल में यहाँ देख सकते हैं 1950-51 और 2014-15 को दिखाया गया है। इसमें वन क्षेत्र दिखाया गया है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि, अस्थायी चारागाह, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यह सब दिखाया गया है। अगला है साझा संपत्ति संसाधन। तो भू राजस्व के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा जाता है। निजी संपत्ति जो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, दूसरा साझा संपत्ति संसाधन। जो साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है। यह संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी व वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इसका महत्व देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इनका महत्व है, क्योंकि भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। दूसरा है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिम्मेदारी चारा व ईंधन एकत्रित करने की होती है। तीसरा है, साझा संपत्ति संसाधन वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधियाँ, पौधे इत्यादि उपलब्ध कराती है। इसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला है, पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधियाँ, पौधे आदि साझा संपत्ति संसाधनों में आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। महिलाओं के लिए भी इनका विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी इन्हीं के होती है। सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन का उदाहरण है। अगला टॉपिक है भारत में कृषि भू उपयोग। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भूमि संसाधन का महत्व अधिक है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र भूमि आधारित होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। भूमिहीनता गरीबी को बढ़ाता है। भूमि की गुणवत्ता उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। जैसा भूमि में उपजाऊ मृदा पाया जाएगा, उत्पादन उसी अनुसार बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की आर्थिक और सामाजिक महत्व अधिक होता है। जनसंख्या अधिक होने से कृषि योग्य भूमि नहीं बढ़ता है, जनसंख्या अधिक हो जाता है। बंजर भूमि में कमी आई है। अभी भारत में भूमि कम और श्रमिक अधिक है। गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। कृषि गहनता का निकालने का एक सूत्र है, जैसे सकल बोया गया क्षेत्र
भट्टा नीवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। अगला टॉपिक है भारत में फसल ऋतुएं। तो पहला खरीफ फसल होता है जो जून से सितंबर के बीच में उगाया जाता है। तो इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंध है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। दूसरा है रबी फसल। तो रबी फसल जो है सो अक्टूबर शरद में प्रारंभ होता है और मार्च में इसकी कटाई होती है। इसमें गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि फसलों की कृषि की जाती है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय भी है। तीसरा है जायद फसल जो अप्रैल से जून के बीच उगाया जाता है। यह अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है जायद फसल। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि होती है। अगला है आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार। तो सिंचित कृषि होती है पहला। यह वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना तथा उत्पादन योग्य क्षेत्र को बढ़ाना। यह दो प्रकार के होता है, रक्षित संचित कृषि। इसमें आर्द्रता में कमी से फसलों को बचाना होता है और वर्षा के अतिरिक्त जल से सिंचाई करना होता है। दूसरा होता है उत्पादक सिंचाई कृषि। यह फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है उत्पादन वृद्धि हेतु। दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि या बारानी। तो यह पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होता है। उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र भूमि कृषि में बांटते हैं। तो शुष्क भूमि कृषि में वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें मूंग, रागी, चारा फसलें उगाए जाते हैं। और आर्द्र भूमि कृषि में वर्षा ऋतु में होता है। इसमें जल की अधिक उपलब्धता होती है। बाढ़ की स्थिति में मृदा अपरदन भी हो सकता है। इसमें चावल, जूट और गन्ना का उत्पादन किया जाता है। अगला है खाद्यान्न फसल। तो भारत की 2/3 क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। इसके अंतर्गत जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि होता है। इसके अंतर्गत अनाज, दालें तथा तिलहन को शामिल किया जाता है। अब अनाज देखते हैं। तो अनाज क्या है? तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 54% भाग में अनाज बोया जाता है। भारत विश्व का 11% अनाज उत्पादन करता है। प्रथम में अमेरिका है, द्वितीय चीन है और तीसरा भारत है। इसका प्रकार देखें तो उत्तम अनाज में चावल तथा गेहूं होता है और मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। अब चावल में तो चावल अगला है। तो भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। इसे भारत के 75% क्षेत्र में उगाया जाता है। यह एक खरीफ फसल का उदाहरण है। इस कृषि के अंतर्गत जल की अधिक आवश्यकता होती है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इस कृषि की 3000 से अधिक किस्में हैं धान की। इसका उत्पादन जलवायु के अनुसार किया जाता है। भारत विश्व का 21.6% चावल उत्पादन करता है। 2016 के अनुसार भारत चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। उत्पादन हेतु बीज, सिंचाई, खाद, उर्वरक अच्छी हो, वर्षा पर निर्भर करता है।